तो नमस्कार बच्चों। आज हम इस वीडियो में जिस कहानी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे या जिस कहानी की चर्चा करेंगे वो कहानी है चीफ की दावत। ये बहुत ही चर्चित कहानी है बच्चों, भीष्म साहनी जी की। और इस कहानी में क्या बताया गया है, कौन सी समस्या के बारे में चर्चा की गई है, और इन सारी चीजों को जानने से पहले हम भीष्म साहनी जी का एक छोटा सा परिचय, लेखक का छोटा सा परिचय, संक्षिप्त परिचय लेते हुए फिर कहानी में जाएंगे कि आखिर कहानी में कौन कौन सी समस्याओं पर विचार किया गया है और चीफ की दावत है क्या। ठीक है, कहानी किस चीज के बारे में है, इसको जानने का प्रयास हम करेंगे बच्चों। तो सर्वप्रथम हम लेखक का एक संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं, फिर कहानी में प्रवेश करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, भीष्म साहनी जी जो है वो बहुत ही आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म 8 अगस्त 1915 में हुआ और जो रावलपिंडी जो आज पाकिस्तान में है वहां पर वो जन्मे, और फिर उसके बाद लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में 1937 में लाहौर में ही अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने एमए करने के बाद फिर 1958, ठीक है, 58 में पंजाब विश्वविद्यालय, मतलब बाद में पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि उन्होंने हासिल की। और जब विभाजन हुआ बच्चों, क्योंकि वो पाकिस्तान में जन्मे थे, पाकिस्तान में लाहौर आज पाकिस्तान में है, रावलपिंडी आज पाकिस्तान में है, लेकिन विभाजन से पहले वो पाकिस्तान में उनकी शिक्षा जो हुई वो पाकिस्तान, मतलब आज वो पाकिस्तान है लेकिन तब वो भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, उसके बाद विभाजन के बाद उन्होंने भारत आकर यहीं पर जो है समाचार पत्रों में उन्होंने लिखना शुरू किया, लेखन का कार्य किया। फिर अंबाला और अमृतसर में अध्यापन का कार्य किया। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में साहित्य के प्रोफेसर बने, ठीक है। और मॉस्को में विदेशी भाषा प्रकाशन गृह के में अनुवादक के काम में भी वे कार्यरत रहे। उसके बाद 1975 में तमस के लिए उनकी जो रचना है तमस, उसके लिए उनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। फिर तमस पर जो है एक जो है सिनेमा भी बनी है तमस के ऊपर। और फिर 1975 में शिरोमणि लेखक सम्मान से भी उनको जो है अवार्ड भी दिया गया पंजाब सरकार की ओर से। फिर 1980 1980 के आसपास अफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन का लोटस अवार्ड भी उन्हें मिला। फिर 1983 में सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी उनको जो है से उनको सम्मानित किया गया। और फिर उसके बाद पद्म 1998 में उनको जो है पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया। तो इस तरह से अगर हम देखें बच्चों तो उन्होंने हिंदी की अथक सेवा की, और उनके उपन्यास झरोखे, तमस, जिसपे मैंने कहा कि तमस जो उनका उपन्यास है उस पे मूवी भी आ चुकी है, मूवी भी बन चुकी है, उस पे पिक्चर भी बन चुकी है, बसंती, मायादास की माड़ी, ठीक है। तो नीलू, नीलिमा, नीलोफर, ये जो है वो भी बहुत प्रसिद्ध था। फिर कहानी संग्रह मेरी प्रिय कहानियां, भाग्य रेखा, ठीक है, निशाचर आदि। फिर उनके नाटक भी थे, माधवी और कबीरा खड़ा बाजार में आदि, ठीक है। आत्मकथा भी उनकी है, गुलेल का खेल, और ठीक है, बलराज माय ब्रदर, ये सारे उनकी आत्मकथात्मक शैली में लिखी रचनाएं हैं। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि उनका परिचय अब जान लिया बच्चों। और उनकी मृत्यु जो है वो जुलाई 2003 में हुई। ठीक है, तो अब ये जो कहानी है बच्चों, इसकी चर्चा करने से पहले मैंने कुछ चित्र यहाँ पर, आप यहाँ पर भीष्म साहनी जी को देख सकते हैं। उनकी एक चीफ की दावत जो उनकी कहानी है भीष्म साहनी जी की। और यहाँ पर जो नाटक मंचन उनकी जो ये कहानी है इतनी प्रचलित हुई कि उसका मंचन भी कई बार हुआ उस कहानी के बारे में। तो YouTube से मैंने एक चित्र दिया यहाँ पर, और एक माँ का, मतलब माँ बैठी हुई है, चिंतित मुद्रा में एक माँ बैठी हुई है, ये यहाँ पर दिखाया है। तो कहानी में जब हम चलेंगे तो इस चित्र के जो मायने हैं वो आपको समझ में आएगा बच्चों कि मैंने ये चित्र यहाँ पर क्यों दिया है। ठीक है, अब चीफ की दावत जो कहानी है बच्चों, जैसा कि नाम से ही हमें पता लगता है कि मध्यवर्गीय जीवन में आ रहे पीढ़ियों के जो अंतराल,
उसकी कहानी है। पीढ़ियों के अंतराल मतलब जिसको हम जनरेशन गैप कहते हैं, ठीक है। अब जो कहानी का केंद्रीय पात्र है वो है श्यामनाथ, ठीक है। वो अपनी पत्नी और अपनी माँ के साथ रहते हैं और चाहते हैं कि वो अपने बॉस को, जो कि विदेशी हैं, उनके बॉस अमेरिकन हैं और विदेशी हैं, उनसे वो चाहते हैं कि अपने बॉस को घर पे बुलाया जाए, उनको जो है अच्छी पार्टी वार्टी उनकी खातिरदारी की जाए और उसके बाद उनसे प्रमोशन लेने के चक्कर में वो क्या करते हैं, उनके लिए दावत रखते हैं, अपने बॉस को घर पे बुलाते हैं। और बॉस क्या है, विदेशी हैं, अमेरिकन हैं। तो उन बॉस को प्रसन्न करने के लिए श्यामनाथ क्या करते हैं, अपने घर के सारे जो है पर्दों से लेकर सोफा सेट से लेकर सब चीजों पे जो है उसको बॉस की रुचि के अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। मतलब घर को पूरा सजाया जाता है, घर को बिल्कुल सब कुछ जो है नया वया कर दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अब उनके सामने ये रहती है कि उनके साथ जो उनकी माँ रहती हैं, ठीक है, जो कि गांव के माहौल में पली बड़ी हैं और बुजुर्ग हैं, उनको ना अंग्रेजी में बात करना आता है, पुराने ढर्रे की हैं, पुराने विचारों की हैं। अब इन माँ को लेकर उनके पास सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जब मेहमान आएंगे, जब चीफ आए, तो कहीं उन्होंने माँ को देख लिया तो फिर सब लोगों में वे हंसी का पात्र बन जाएंगे। लोग उनका मजाक उड़ाएंगे कि अरे इनकी माँ जो है बिल्कुल अनपढ़ है और उसको जो है अंग्रेजी में बात करना नहीं आता, उठने बैठने का तरीका नहीं है, जो जो सोसाइटी, जो सो कॉल्ड जो अपर क्लास है, उसके रंग ढंग उसको नहीं आते। तो ये सारी चीजों का देखिए, ये जो श्यामनाथ है वो ये बता रहे हैं, मतलब उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो चरित्र है, वो ये जताता है कि किस तरह से वो अपनी माँ को अपनी तरक्की में अड़चन, मतलब उनको लगता है कि कहीं मेरी तरक्की या मेरे प्रमोशन में मेरी माँ का मतलब माँ जो है वो बाधा ना बने, या फिर माँ की वजह से मेरा प्रमोशन ना रुक जाए। क्योंकि अगर माँ जिसको तौर तरीके नहीं मालूम, वो अगर बॉस के सामने आ जाएंगी, चीफ के सामने आ जाएंगी और कुछ किसी कोई बात चीफ को बुरी लग गई और फिर कुछ हो गया, तो फिर मेरा मजाक भी उड़ेगा और मेरा प्रमोशन भी रुक जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है एक स्वार्थ, माँ को लेकर एक हीन भावना कि अरे मेरी माँ इस तरह की है। तो अब देखिए, माँ जो है वो बेचारी हर तरह से जो है ढलने को तैयार है। जो बच्चा कहता है उसको, उसके हिसाब से वो बच्चा जो जो उसको जो है बोलता है, माँ ठीक है मैं ऐसे रह लूंगी, उस दिन ऐसा कर लूंगी। माँ जो है बिल्कुल वो सारी चीजें मानने को तैयार हो जाती है कि बच्चे की तरक्की का जो है मामला है और कहीं मेरी वजह से वो ना हो जाए। तो पहले तो सोचते हैं कि कहीं उसको कहीं भेज ना दिया, मतलब कहीं भेज दें। फिर सोचते हैं अच्छा ठीक है रहने दो माँ को। अब माँ को थोड़े इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उसको थोड़ा सा दिशा निर्देश दिया जाता है, बिठाकर जो है वो अपनी माँ को समझाते हैं कि देखो, जब लोग आए, जिस दिन मतलब जब दावत होगी, लोग आएंगे और लोग बैठक में बैठेंगे, तो तुम जो है कोठरी में जाकर सो मत जाना सबसे पहली बात। क्योंकि अगर तुम कोठरी में जाकर सो जाओगी तो तुम्हारे खर्राटे की आवाज, जो खर्राटे लेती हो तुम, तो खर्राटे की आवाज से सबको जो है वो बाहर तक आएगी, इसलिए तुम सोना मत, ठीक है। और अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लेना। और जैसे ही लोग आए, मतलब 6 बजे से लेकर 7 बजे तक जो भी लोग आएंगे तो फिर बैठक में तुम वहां पर लोग बैठेंगे सबसे पहले। तो माँ से कहा जाता है कि तुम बरामदे में जो है कुर्सी पर बैठी रहना और पैर ऊपर करके नहीं बैठना। जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं वो पैर ऊपर करके कुर्सी पर बैठ जाते हैं, तो नहीं, वो तरीका नहीं। तुम क्या करना, जब सब लोग आए तो तुम बरामदे में रहना, और जब सब लोग खाने के लिए, जब जितना भी समय हो खाने के लिए, जब वो बरामदे की तरफ आए ड्राइंग मतलब जब बैठक से वो, तो तुम गुसल खाने के दरवाजे से पीछे से तुम कहाँ चली जाना, तो तब तुम बैठक की ओर चले जाना, ठीक है। तो ये सारी चीजें माँ को समझाया जाता है कि देखो तुम ऐसे रहना, ठीक है। माँ से यह भी कहा जाता है कि वे जल्दी सोए नहीं, क्योंकि उनके खर्राटे की आवाज आती है जो बाहर सुनाई देती है, तो ये सारी चीजें जो है असभ्य मानी जाती हैं। माँ बेचारी उनको इतने बंधनों में बांध दिया जाता है, फिर भी वो कुछ नहीं कहती, उफ तक नहीं करती और ठीक है कहती रहती है। माँ को बैठने का भी तरीका बच्चा बताता है, वो जो श्यामनाथ जी हैं वो बताते हैं कि ऐसे बैठना, तुम टांगे ऊपर चढ़ाकर मत बैठना, कुर्सी पर बैठना। और यहाँ तक कि उनको ये भी बोल दिया जाता है कि तुम ये जो सफेद सलवार कमीज है तुम्हारी वो पहनना,
और जो है रोज के समान गुमसुम ही बने रहना, ये सारी चीजें उनको जो है बता दी जाती हैं कि जब हमारे बॉस आए तो तुम ज्यादा कुछ बोलना मत और इस तरह से रहना, वो ये वो सब उनको बता दिया जाता है। 7 बजते बजते अब सब आ जाते हैं, ठीक है। और माँ का दिल जो है वो धड़कने लगता है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो बेटा जो है वो फिर गुस्सा हो जाएगा। तो माँ बेचारी, उसकी जो मजबूरी है, वो डरते डरते भी एक कोने में वहां बरामदे में बैठी रहती है, कुर्सी पर टांगे लटकाए चुपचाप बैठी रहती है। अब पार्टी शुरू होती है और पार्टी जो है, जो दावत है, वो पीने पिलाने का दौर शुरू हो जाता है, क्योंकि ये तो दावत जो बॉस को खुश करने के लिए, और वो भी विदेशी बॉस को खुश करने के लिए, जो मेहमान आते हैं उनके यार दोस्त आते हैं, वो पीने पिलाने में ही 2.5-2 घंटे जो है बीत जाते हैं। अब 10:30 का समय हो जाता है और बेचारी माँ जो है बरामदे में बैठी बैठी ना वो सो सकती है, क्योंकि उससे ये कहा गया है कि तुम सो जाओगी तो तुम्हारे खर्राटे की आवाज आएगी। तो माँ बेचारी ना तो सो सकती है, और उसको ये भी कहा गया है कि जैसे ही सब लोग खाने के लिए बरामदे की तरफ आए तो तुम गुसल खाने से, उसे कहाँ जाना है, बैठक की ओर जाना है। गुसल खाना मतलब बाथरूम के रास्ते, उधर से पीछे से रास्ते से वहां चली जाना। तो अब माँ बेचारी धड़कते दिल से कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मेरी आंख ना लग जाए, वो बैठी रहती है बैठी रहती है बैठी रहती है। लेकिन एक हद तक बेचारी बूढ़ी माँ बैठ बैठ कर वो थक जाती है। लेकिन पार्टी जो यहाँ जो बैठक में वो पीने पिलाने का दौर चलता ही रहता है। अब 10:30 बज जाते हैं, अब बेचारी बूढ़ी माँ, उसको तो सोने की आदत, उसको जो है नींद लग जाती है। अब जैसे ही बॉस और मतलब जब शामनाथ और उनकी पत्नी अपने जो बॉस को लेकर और अपने मेहमानों को लेकर, मतलब बाकी मेहमानों को, दोस्तों को लेकर बैठक की तरफ आते हैं, तो वो बैठक से बरामदे की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि माँ तो जो है बैठी बैठी दोनों पांव उसके फिर जो है कुर्सी पर रखे वो खर्राटे लेकर सो रही है। जैसे ही सब वहां पहुंचते हैं तो माँ की नींद एकदम से हड़बड़ा कर वो उठती है। बेचारी वो जा नहीं पाई बैठक में, उसको तो ये कहा गया था कि तुम बॉस के सामने और मेरे सारे दोस्तों के सामने मत पढ़ना, नहीं तो मेरी जो है बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन वो बेचारी वो नहीं कर पाती, और वो बिल्कुल जो है सक पका कर उठ जाती है। लेकिन जब माँ को सोता देखकर, माँ की ये हालत देखकर जो चीफ होते हैं वो क्रुद्ध नहीं होते, बल्कि बेटा जो है उसका पारा चढ़ जाता है और वो एकदम गुस्से में अपनी माँ को देखने लगता है। माँ बेचारी एक तरह से उसके अंदर एक पछतावा होता है कि अरे मैंने बेटे के इतने कहने पर भी जो है उसकी बात मैं निभा नहीं पाई और मैं जा नहीं पाई, उससे पहले सब लोग आ गए। और लेकिन जो चीफ होते हैं वो माँ को देखकर जो है पुअर डियर कहकर जो है उसको माँ के तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो वो नजर नीची करके खड़ी हो जाती है। तो चीफ ने जो अपना हाथ बढ़ाया, उसको नमस्ते किया पहले माँ को। माँ ने बेचारी, उसने झिझकते हुए नमस्ते तो नमस्ते भी ठीक से नहीं कर पाई माँ। फिर चीफ ने अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया तो शामनाथ बोले, माँ तुम तो जानती हो कि दाएं हाथ से हाथ मिलाया जाता है। अपनी माँ को वो बोले, लेकिन माँ जो है उसने अब उनके दाएं हाथ में जो वो माला थी वो जप रही थी, तो उनको समझ में नहीं आया। हड़बड़ में उन्होंने जो अपना बायां हाथ दे दिया। बायां हाथ पकड़कर बॉस ने उनको जो है उसको मिलाते हुए उन्होंने कहा, हाउ डू यू डू, ठीक है। तो अब जब उन्होंने ऐसा कहा, हाँ, तो बॉस ने उनका जो है हाथ मिलाते हुए कहा, हाउ डू यू डू। तो माँ बेचारी घबरा गई, उसको समझ में नहीं आया क्या कहूँ। तो फिर शामनाथ ने कहा कि तुम माँ तुम कैसी हो, वो पूछ रहे हैं। तो वो बेचारी घबराहट में कह देती है, मैं ठीक हूँ, ठीक है। फिर उसको बोलते हैं कि तुम पूछो। तो वो बेचारी टूटी फूटी अंग्रेजी में उसको जैसी आती है वो पूछती है, हाउ डू यू डू, ठीक है। तो चीफ जो है शामनाथ से कहते हैं कि अरे मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है, और तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच वगैरह तो जानती होगी, मुझे तो ये सारी चीजें बहुत पसंद है। तो उनको जो है थोड़ा संतोष होता है कि अरे मैं जैसा सोच रहा था, चीफ जो है उतने मतलब गांव के लोगों के प्रति उनके मन में ऐसी घृणा का भाव तो नहीं है। तो
तब वो जो है चीजों को समझ कर वो कहते हैं हाँ हाँ हम मेरी माँ को तो गाने वाने आते हैं, और बेटे का आदेश हो जाता है कि अब तुम कुछ गाओ। तो बेचारी परेशान हो जाती है कि वो क्या गाए, लेकिन अपनी दुर्बल आवाज में जो है पुराना जो विवाह का गीत उसको जो आता था वो उसको गाने लगती है। अब सब लोग जब बॉस ही उसकी प्रशंसा करते हैं, बॉस तालियां मारते हैं, तो सभी जो उसके जो दोस्त सब लोग रहते हैं तालियों की गड़गड़ाहट से बरामदा जो है गूंज उठता है। फिर बॉस जो है वो कहते हैं कि पंजाब के गांव में तो दस्तकारी आदि के बारे में बहुत सुना है, तो आपके घर में भी कोई कुछ करता है क्या? तो श्यामनाथ कहते हैं कि मैं आपके लिए फुलकारी का और सारा एक सेट, नया सेट खरीद के दूंगा। तो वो कहते हैं खरीदने के लिए नहीं, मुझे तो अम, कुछ ऐसा बताइए जो किया जा सके, मतलब जो घर में बनी हो। तो वो कहते हैं कि हाँ फुलकारी की जाती है, और माँ की बनाई जो पुरानी फुलकारी वगैरह है वो दिखाते हैं उनको, बॉस को। तो विदेशी बॉस उस सारी चीजों को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो श्यामनाथ कहते हैं अगर आपको ये पसंद आए तो मैं आपको नया सेट ला कर दूंगा। मैं आपको नई करवा कर दूंगा और माँ बना देंगी। देखिए बेटा, अभी तक तो माँ को बिल्कुल पुराने ढर्रे की, पुराने विचारों की बिल्कुल मतलब घर से उन्हें कैसे निकाल नहीं पाया, बस यही थी। लेकिन उसके मन में तो यही थी कि अरे कहीं माँ के रहने से मेरे प्रमोशन में कोई अड़चन ना पैदा हो जाए। तो ये देखिए स्वार्थ बच्चों का। लेकिन माँ है वो अपने बच्चों के साथ उसका बच्चा जो कुछ भी कहे, चाहे वो उसने कुछ भी कहा हो, उन चीजों का बुरा नहीं मानती, और ठीक है मैं कर लूंगी, ठीक है मैं कर लूंगी, इसी सोच में वो जो है करती चली जाती है। उसका जो प्रेम है वो अपने बच्चे के प्रति निस्वार्थ प्रेम माँ का है। लेकिन बच्चा जो है वो अपनी माँ को ही अपने प्रमोशन में बाधा समझता है, बेकार मतलब ये समझता है कि वो अब मतलब उसको देखकर हमारे बॉस अगर गुस्सा हो गए तो क्या होगा, ये वो मतलब माँ को एक जिसको अभी तक अपने प्रमोशन का रोड़ा समझता है, लेकिन जैसे ही बॉस उसकी कढ़ाई को देखकर प्रसन्न होते हैं, उसके द्वारा की गई फुलकारी को देखकर प्रसन्न होते हैं और सब चीज, तो अब बेटा देखिए अब कहता है कि हाँ ठीक है मेरी माँ बनवा देंगे, मैं अपनी माँ से बनवा कर आपके लिए जो है लेकर आऊंगा। अब चलिए बहुत पार्टी खत्म होती है, दावत खत्म होती है चीफ की, सब लोग जो है अपने अपने घर चले जाते हैं। अब रात को 1:30-2 बजे जो है कोठरी का जो दरवाजा है वो खटखटाते हैं श्यामनाथ अपनी माँ के। तो माँ जो बेचारी सहमी सी कि आज पार्टी में उनसे जो गलती हो गई है, शायद बेटा गुस्सा करने आया हो, तो वो सहम जाती हैं और सोचने लगती हैं कि न जाने बेटा उनसे क्या कहेगा कि आ, 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 कि तुमने तो सब जो है किए कराए पर पानी फेर दिया, कहने आया है क्या है। वो बेचारी डरी डरी सी बैठी रहती हैं। और फिर आधी रात को जब बेटा आता है तो कहती हैं, माँ के तो आंसू आ जाते हैं और बोलने लगती है मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कई बार कि मुझे हरिद्वार भेज दो, लेकिन तुमने नहीं भेजा। तो बेटा कहता है अच्छा मैं हरिद्वार भेज दूं जिससे कि सब लोग कहें कि बेटा होकर जो है उसने माँ की देखभाल वो नहीं कर सकता, इसलिए हरिद्वार भेज दिया, ये वो। अब बेटा कहता है तो अब वो कहती हैं तो बेटा देखिए अब क्या कहता है कि अगर तुम चली जाओगी, देखिए यहाँ पर उसका स्वार्थ, बेटे का स्वार्थ देखिए बातों में, कि अगर तुम चली गई तो फिर हाँ तो माँ से कहता है अगर तुम चली गई माँ तो फुलकारी कौन बनाएगा। देखिए कितनी मतलब माँ जो है अभी तक उसकी नजर में माँ तो बिल्कुल बेकार थी, और माँ तो फूहड़ थी, माँ को अंग्रेजी नहीं आती, माँ को सभ्यता नहीं मालूम, लोगों में उठने बैठने का तरीका नहीं मालूम। उसने माँ को ये भी बोला था कि तुम ये पहनना, ऐसे बैठना, वैसे करना, किसी के सामने मत आना। लेकिन परिस्थिति वश ऐसा हो गया कि माँ जो है उसकी आंख लग गई बेचारी, और उसके लिए भी उसको बहुत ज्यादा वो सहम गई कि मुझसे गलती हुई। तो माँ के निस्वार्थ प्रेम को यहाँ दर्शाया गया है। और जो नई पीढ़ी है, जो बच्चा है, वो अपनी माँ को किस तरह से देखता है कि अब उसका स्वार्थ क्या है माँ से, कि उसने बॉस से प्रॉमिस कर दिया है कि मेरी माँ जो है वो आपके लिए कढ़ाई फुलकारी की चीजें बना कर देंगी और मैं वो आपको दे दूंगा। तो माँ कहती है कि मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मेरी आंखों की ज्योति अब मुझे उतना दिखाई नहीं देता, तो मैं कैसे बना पाऊंगी ये सारी चीजें।
तुम कहीं से खरीद दो और उनको दे दो। तो बच्चा कहता है कि तो तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी और मेरा बनता काम बिगाड़ोगी, जानती नहीं साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। देखिए बच्चा अब फिर ब्लैकमेल करता है माँ को जो है इमोशनली। तो एक तरह से देखिए किस तरह से जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए बच्चा यहाँ पर देखिए अपनी माँ को किस तरह से उसके साथ जो है भावनात्मक तरीके से यहाँ पर पेश आता है और क्या कहता है कि तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं, ठीक है तुम चली जाओ, तुम चली जाओगी और और मुझे धोखा देके तुम चली जाओगी, ठीक है। और मेरा जो बनता काम, मतलब अगर मैंने बॉस को प्रसन्न किया, मैं क्योंकि तुमने कह दिया कि तुम्हारे सामने ही मैंने उनसे कहा था कि मेरी माँ फुलकारी अच्छा बनाती हैं और तुम बना कर दोगी, ठीक है अब तुम नहीं दोगी तो फिर मेरा काम, मेरा प्रमोशन जो उनसे है फिर वो हो नहीं पाएगा, ठीक है तुम चली जाओ। अब अगर तुम गई तो फिर मेरी तरक्की भी रुक जाएगी, तो फिर मेरी तरक्की नहीं हुई उसका कारण भी तुम बनोगी। तब माँ देखिए बेचारी बूढ़ी हैं, उनकी आंखों की ज्योति सचमुच में ही उनकी मजबूरी है कि वो शायद ना कर पाए, लेकिन फिर भी वो सोचती हैं और कहती हैं कि ठीक है बेटा मैं किसी तरह से भी बना कर दूंगी, जैसे बन पड़ेगा वैसे मैं बना कर दूंगी क्योंकि तेरी तरक्की होगी। तो ये जो कहानी है बच्चों, यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरह से एक तरफ तो जो बच्चा है, मतलब जो जो केंद्रीय पात्र हैं कहानी के श्यामनाथ, वो अपनी बूढ़ी माँ को पहले तो ये सोचते हैं कि उनकी माँ जो है वो उनके किसी काम की नहीं और मतलब घर की हर चीज बदल ली, मॉडर्नाइजेशन हो गया, घर का जो है आधुनिकीकरण उन्होंने कर दिया, सब चीज जो है बदल गई, सारी चीजें रंग रोगन हो गया घर में, लेकिन एक ही चीज थी जो वो बदल नहीं पाए और उन्हें लगा कि वही चीज जो है उनकी प्रगति में बाधा बनेगी। और उनकी माँ जो है वही चित्र आप देखते हैं कि माँ जो है बेचारी वो अपनी माँ से यहाँ बातें करते दिखाई गए हैं और ये एक नाटक का अंश, और यहाँ पर वो बूढ़ी माँ जो है बैठी है और सोच रही है कि मेरा बेटा जो है मुझसे किस तरह वो जो है मैं किस तरह से उससे नजरें मिलाऊं, उसने जो मुझसे कहा था मैं वो नहीं कर पाई, ठीक है तरीके से बैठना, तरीके से उठना नहीं कर पाई और बॉस के सामने आ गई जो कि उससे नहीं आने के लिए कहा गया था, ठीक है। तो ये जो कहानी है बच्चों, ये दिखाती है कि किस तरह से जो पीढ़ियों का अंतराल है, मतलब जो नई पीढ़ी है वो पुरानी पीढ़ी को कितना मतलब यूजलेस समझती है, उसे लगता है कि इनको तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन वही चीज, मतलब वो अपनी माँ को पुराने ढर्रे का और पुराने विचारों का, और क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती है उसको नीची नजर से देखना, ये सारी चीजें उसके मन में होती हैं, अपनी माँ के प्रति वो जो एक आदर भाव होना चाहिए वो नहीं होता। लेकिन जैसे ही मतलब संयोगवश कहिए या दुर्भाग्यवश कहिए, जो माँ बॉस के सामने आ जाती हैं और हड़बड़ा जाती है, फिर भी बॉस जो है माँ को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, हाउ डू यू डू पूछते हैं और वो कहते हैं माँ को देख के पुअर डियर उनके मुंह से निकलता है, लेकिन बेटा जो है वो क्रोध से देखता है अपनी माँ की तरफ और माँ के अंदर एक ग्लानि पैदा होती है कि अरे मैंने उसका बनता हुआ काम बिगाड़ दिया और जो है पार्टी में मेरी वजह से कुछ हो ना जाए, ये एक उनके अंदर चलता रहता है संघर्ष। लेकिन बॉस जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं माँ को देखकर और माँ की बहुत तारीफ करते हैं, उनकी फुलकारी की तारीफ करते हैं, उनके गाने की तारीफ करते हैं और उनके काम को सराहते हैं। तो तब जाकर बेटे को, श्यामनाथ को लगता है अरे ये तो पासा जो है उल्टा हो गया, अब तो माँ उसके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल हो जाती हैं, क्योंकि जो यूजलेस रहती हैं, जो अनुपयोगी चीज है, यहाँ पर सबसे उपयोगी हो जाती है माँ, क्योंकि अब उनको लगता है कि माँ के कंधे पर ही अब माँ जो है माँ के कंधे का सहारा लेकर ही माँ के सहारे ही उनको लगता है कि उनकी प्रगति का रास्ता माँ ही उनको प्रगति दिला सकती है, उनके प्रमोशन का कारण माँ बन गई है यहाँ पर, ठीक है। अब उनको लगता है कि माँ के जरिए से ही उनका प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि बॉस को फुलकारी पसंद आ गई, ठीक है। अगर वो फुलकारी की कोई चीज माँ उनको बना कर दे देती है और वो माँ की बनी हुई चीज अगर बॉस को दे दे तो बॉस प्रसन्न हो जाएंगे, उनका काम बन जाएगा, उनको प्रमोशन मिल जाएगा।
अब वो जाकर माँ को जो है प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। वहां पर वो कहते हैं कि माँ अगर तुम चली जाओगी तो मेरा काम कौन करेगा, मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ, ये वो। लेकिन पहले उसको बिठा के तुम ऐसे खर्राटे मारती हो, तुमको ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता, तुम पहले यहाँ बरामदे में बैठना, बैठक में मत आना, और इतने सारी बंदिशें माँ पर लगाता है बच्चा। लेकिन जब माँ ही कारण बन जाती है तो वो फिर उसकी खुशामद करता है। लेकिन माँ देखिए निस्वार्थ प्रेम से तब भी उसकी हर बात मानती आती है, और अंत में भी उसकी कितनी ही तकलीफें क्यों ना हो, वो खुद बीमार है, उसकी आंखों की ज्योति उतनी नहीं है, फिर भी वो जो है अपने बेटे की प्रसन्नता में, अपने बेटे की प्रगति के लिए वो इस बात को भी मान लेती है और कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी चीज मतलब वो फुलकारी जो है बना कर दूंगी, तुम उसे बॉस को दे देना, क्योंकि ये तुम्हारी तरक्की, अगर तुम्हारी तरक्की होगी तो मैं तुम्हारी सहायता किसी तरह से भी करने के लिए तैयार हूँ। तो ये जो निस्वार्थ प्रेम है माँ का और स्वार्थी प्रेम जो बेटे का है, वो दोनों ही यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये है बच्चों चीफ की दावत कहानी आपको भीष्म साहनी जी की। तो इसको आप पाठ्य पुस्तक में एक बार पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद बच्चों।